चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रथम अध्याय दूसरे अध्याय के प्रथम पाद पर विचार कर रहे हैं। और इस पर हमने जो है, हालांकि हमने 2 सूत्र पढ़ा भी दिया हुआ था, परंतु जो है कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए क्रम टूट जाएगा। इसलिए पोटा युवती से फिर हम मैंने पढ़ाएंगे पोटा युवती से। तो क्षमा करेंगे, एक बार पुनः जो है निकाल लीजिए। 2164 नंबर सूत्र है 2164 कि पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशाद वेहद वस्कैनी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति ही। ये जो है सूत्र हम पढ़ेंगे। चलिए, इसमें जो है पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशाद वेहत वस्कैनी प्रवक्ति श्रुत्याध्यापक धूर्तेर। अकारांत पुंलिंग पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशा वेहद वस्कैनी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति बहुवचन। जाति इकारांत स्त्रीलिंग जाति शब्द प्रश्न एक वचन। ये जो है बालबोध जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वहां पर नमस्ते, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ और आप उठा नहीं रहे हैं। चलिए जी, कितने बार घंटी गई, मिस कॉल कितने बार गया देखो, फालतू की बात कर रहे हो। चलो जी, इसी पे पढ़ लो, अभी इसी पे पढ़ लो। तो ये जो अकारांत पुंलिंग है, समास है पोटा च युवतीश्च स्तोकश्च कतिपयं च गृष्टिश्च धेनुश्च वशा च वेहच्च वस्कैणी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वस्कैणी प्रवक्त्री श्रोत्याध्यापक धूर्ताः तैः पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशा वेहद वस्कैनी प्रवक्त्री श्रुत्याध्यापक धूर्तैः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। उसके पश्चात फिर जो है ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है
वो आ रही है समनाधिकरणेन, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। समनाधिकरणेन जो है ये समनाधिकरणेन जो है 48 नंबर जो सूत्र है, पूर्वकालिक सर्वजत्व नव केवला समनाधिकरणेन, से जो है समनाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है। और तत्पुरुष जो है वह आपका 22 नंबर सूत्र है। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तत्पुरुष 21 नंबर सूत्र है, उससे तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। समासा जो है वो जो है दूसरा नंबर, जो तीसरा नंबर, म्यूट तो इस पर भी होगा यार, दिक्कत कर रहा है, वाले से तैयार नहीं रहता है। तो थोड़ा सा रुक जाइए। तो यहाँ पर जो है तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है, जो 21 नंबर सूत्र है। फिर जो है प्राक करार समासा से जो है उससे समासा की अनुवृत्ति आ रही है, जो तीसरा नंबर सूत्र है। और सुप जो है सुपा मंत्र से दूसरा नंबर सूत्र है, सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सह सुपा जो चौथा नंबर सूत्र है, सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा जो 11वां नंबर सूत्र है, उससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब यहाँ पर जो है अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया जाति, माने जातिवाचक शब्द पोटादि भी समनाधिकरण सुबंत सह विभाषा समस्यते, विभाषा समस्यते, ऐसा कीजिएगा। माने जाति माने जातिवाचक शब्द, तो जातिवाचक शब्द या जातिवाची सुबंतम, कुछ भी कर दीजिए, जाति वाचक शब्द या जातिवाची सुबंतम कहिए। समनाधिकरण ही पोटादि भी समनाधिकरण सुबंत सा। पोटादि भी का मतलब क्या हुआ? पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशा वेहद वस्तनि प्रवक्ति श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। ये है उदाहरण है इसका। जैसे सबसे पहले जो है कि पोटा इत्यादि का क्या अर्थ है, उस चीज को समझ लीजिए कि पोटा का क्या अर्थ है। पोटा का मतलब होता है बंध्या, नपुंसक, माने स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री। हाँ, माने स्त्री, ऐसा स्त्री जो स्त्री पुंस दोनों लक्षण वाली हो, जिस स्त्री के अंदर स्त्रीत्व भी गुण हो और पुंस भी गुण हो, ऐसे को कहते हैं पोटा। इसलिए इसका जो उदाहरण बनता है कि इव पोटा, तो इवा चासो पोटा चैति इव पोटा। मैं कुछ आज नई बात बता रहा हूं, तो है वही चीज परंतु नई तरीके से बता रहा हूं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि पाठ हो गया वो पीछे। तो पोटा का मतलब हुआ स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री, स्त्री लिंग और पुंलिंग, स्त्रीत्व पुंस लक्षण वाली जो स्त्री है उसको पोटा कहेंगे। तो इभा जो है स्त्री है, माने हथिनी जिसको कहते हैं, हथिनी ये स्त्री हो गई। तो पोटा माने इभ पोटा, इभा चासो पोटा थी इभ पोटा। सर्वनामवृत्ति मात्र पूर्ण भाव वक्तव्य से जो पुमत कर देंगे, इभा को इभ हो गया है, तो इभ पोटा। बंध्या हथिनी ऐसा अर्थ हो गया, इसलिए बंध्या हथिनी। ऐसे ही जो है इभ पोटा के बाद जो है मने स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री, पोटा का अर्थ हुआ स्त्री
स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री, ये पोटा का अर्थ हुआ। माने सरल भाषा में कहेंगे तो नपुंसक, नपुंसक, वंध्या, समझ गया जी। हाँ तो कुछ पूछना है आपको जी? नहीं, स्त्री ही लिया जाएगा, पोटा स्त्रीलिंग है, पोटा। स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री माने ऐसी स्त्री जो स्त्रीत्व और पुंस से युक्त हो। और पोटा के साथ जातिवाची जो है, जो जातिवाची हो गया ना, इभा शब्द जो है जातिवाची है। इभा शब्द क्या है जी? जातिवाची है। तो ये हो गया हस्तिनी माने इभ पोटा। तो जाति को कहता है हाथी, जातिवाचक शब्द है कि नहीं? तो वही तो कह रहा हूं कि जातिवाचक शब्द है इभा शब्द। हथिनी, हथिनी, हस्तिनी, हस्तिनी, हथिनी हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में हस्तिनी। इसी प्रकार युवती के साथ जब बनेगा, माने पोटा के साथ जातिवाचक संबंध का समास हुआ है, ऐसे ही युवती के साथ जातिवाचक संबंध का समास होगा। तो युवती किसका मतलब है? युवती का मतलब क्या है? युवती का मतलब है नव यौवना स्त्री। युवती का मतलब क्या है जी? नव यौवना स्त्री। नई युवती जो स्त्री है वो है ना, नव यौवना स्त्री को कहते हैं युवती। तो इसका जो समास होगा तो क्या हो गया? नहीं, युवती का मतलब क्या है? युवती का मतलब कोई भी स्त्री। हाँ तो नव युवती, वही तो, उसी का मतलब नव यौवना स्त्री। ओहो, मैं ये बोल रहा हूं कि युवती का मतलब क्या है, अभी मैं उदाहरण दे ही नहीं रहा हूं। जैसे मैंने पोटा का अर्थ बताया है, ऐसे ही युवती का अर्थ बता लो कि युवती का मतलब क्या है। तो युवती का मतलब है नई युवती। नई युवती जो स्त्री है, तो उसी को संस्कृत में बोल रहा हूं नव यौवना स्त्री। युवती का मतलब हुआ नव यौवना स्त्री। समझ में आ गया? अब उसका उदाहरण जो दे रहा हूं, उदाहरण जो दिया यहाँ पर दिया है, इभ युवती, इभा चासो युवती से इभ युवती। अब हो गया ना, इभा चासो युवती च इभ युवती। तो अर्थात वो हथिनी भी है और नव यौवना भी है, नई भी है, नई युवती है। तो हथिनी भी है और युवती भी, इसलिए इभ युवती हो गया। समझ में आ गया बालबो जी? अब तीसरा, पोटा युवती स्तोक। क्या है जी? स्तोक। तो स्तोक माने स्तोक के साथ जातिवाची सुबंध जो है समास को प्राप्त होता है। तो स्तोक के साथ जातिवाची सुबंध, तो जातिवाची सुबंध हो गया अग्नि, और स्तोक के साथ उसका समास हुआ है। तो स्तोक थोड़े अल्प को कहते हैं। तो अग्नि चाचो स्तोक से अग्नि स्तोक, अग्नि चाचो स्तोक से अग्नि स्तोक। तो यहाँ पर थोड़ा माने अल्प जो है, थोड़ी सी अग्नि, थोड़ी अग्नि, ये हो गया। ऐसे है कतिपय। कतिपय शब्द जो है, कतिपय शब्द भी जो है थोड़े माने क्या बोलते हैं कि थोड़े को ही कहता है। तो उदाहरण दिया है उदश्वित कतिपयम, उदश्वित कतिपयम। तो उदश्वित च कतिपयम च इति उदश्वित कतिपयम। माने कतिपय माने थोड़ा, उदश्वित माने मट्ठा। उदश्वित कहते हैं मट्ठे को, तक्र को।
तो उदश्वित कतिपयम थोड़ा सा मट्ठा, कतिपयम का तद उदश्वित च इति उदश्वित कतिपयम, ऐसा भी विग्रह कर लीजिए। तो तक्रम ही उदश्वित, अमरकोश जब आप पढ़ोगे, अमरकोश एक जो है डिक्शनरी है, तो तक्रम ही उदश्वित इत्यमरः, मैंने अमरकोश में बताया है कि तक्र जो है उदश्वित है। तो थोड़ा सा, कुछ जो तक्र हो गया, थोड़ा जो तक्र हुआ, कुछ जो तक्र हुआ, मट्ठा जो हुआ, उसको कहेंगे उदश्वित कतिपयम। आगे है गृष्टि। गृष्टि का मतलब होता है एक बार प्रसूता। गृष्टि का मतलब क्या होता है जी? एक बार प्रसूता, माने एक बार जो उत्पन्न हुई जो है गौ, उसको गृष्टि कहेंगे। एक बार प्रसूता, जो भी एक बार उत्पन्न हुई। तो गौश्च इयं गृष्टि च, गौश्च इयं गृष्टि च इति गो गृष्टि ही, गौश्च इयं गृष्टि च इति गो गृष्टि ही। तो क्या होगा जी? तो एक बार प्रसूता अर्थात एक बार ब्याई गौ, ऐसी गौ जो एक बार ब्याई है, तो इसको कहेंगे प्रसू। और आगे है धेनु। धेनु का मतलब क्या है? धेनु का मतलब है कि नव प्रसूता, नई जन्मी, नव प्रसूता, ये हो गया। इसलिए गोश्चासौ धेनु च या गोश्च इयं धेनु च इति गोधेनु नव प्रसूता। तत्काल ब्याई हुई गौ, तत्काल ब्याई नव प्रसूता गौ, धेनु माने नव प्रसूता गौ। तत्काल ब्याई हुई जो गौ है, उसको कहेंगे गोधेनु। तो धेनु माने नव प्रसूता, नई उत्पन्न हुई वो नव प्रसूता। आगे है वशा। वशा का अर्थ है बंध्या, वशा का अर्थ है बंध्या। तो क्या हो गया जी? गोश्चासो वशा जिते गोवशा, वंध्या गौ, वंध्या गौ को कहते हैं गोवशा। आगे है वेहद। वेहद, वेहद का मतलब होता है गर्भघातिनी। वेहद का मतलब होता है गर्भघातिनी, गर्भपातिनी। तो गौश्चासो वेहत इति गोवेहत, माने गर्भपातिनी गौ, गर्भघातिनी गौ, गर्भ को हनन करने, ऐसी गौ जो गर्भ को हनन कर दी है, गर्भ को गिरा दी है, ऐसे गौ को कहेंगे गोवेहत। आगे है वयस्क, माने वस्कयणी। वस्कयणी, वस्कयणी का मतलब है तरुण वत्सा, माने तरुण वर्षा, माने वयस्कयणी का मतलब कि तरुण बछड़े, वत्सा। तरुण वस्कयणी में तरुण वत्सा, बछड़ी, क्योंकि वस्कयणी स्त्रीलिंग होगा ना जी, तो वस्कयणी में तरुण बछड़ी, ये वत्सा, तरुण वत्सा। तरुण का मतलब होता है कि जैसे बच्चा 11-12 वर्ष का बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं तरुण। तो ऐसे ही बच्चे में जैसे गौ अभी जन्म लिया, तो वो यदि कोई बच्चे, तो वो अभी नई जन्मी हुई गौ है, नई ब्याई हुई गौ, उसको नव प्रसूता गौ, जो गोधेनु जो हो गया, नव प्रसूता गौ जो हुआ, नई ब्याई हुई गौ, जो गौ भी नई ब्याई है, तो नई ब्याई हुई गौ, अब एक तो बछड़ी हो गई या बछड़ा हो गया। अब वो जो है कि जब बड़े हो गया है ना जी, जब बड़ी हो गई बछड़ी या बछड़ा, कुछ बड़ी हो गई ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना का हो गए, तो तरुण कहलाएगी ना। एक तो युवती होती है, युवती से पहले जो है तरुण है, युवक है उससे पहले जो तरुण है,
तरुण इसको समझ लो, टीन एजर एक तरह से समझ लो, जैसे 13, 14, 15, 16 जैसे हिंदी में अंग्रेजी में होता है, तो टीन एजर को समझ लो तरुण। माने एक तो बाल्यावस्था हुआ, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर तरुणावस्था, फिर कुमारावस्था, फिर युवावस्था। ऐसा नहीं, मैं गलत बोल दिया। टीन एजर जो हो गया, टीन एजर माने 13 से लेकर के 19 वर्ष तक, 13 से लेकर के 19 वर्ष तक, ये जो है कुमारावस्था है। क्या अवस्था है जी? कुमारावस्था। हालांकि उससे भी आगे हो सकता, इससे भी आगे हो सकता है। वहां पर पुरुष जो है, पुरुष समझ लो कि कुमारावस्था जो होता है वो 25 वर्ष तक कुमारावस्था होता है, उसके बाद युवावस्था होता है। युवक जो बनता है 25 वर्ष के बाद, जब वीर इत्यादि पूर्ण पुष्ट हो जाता है तो फिर जो है वो युवक कहलाता है। उससे पहली जो अवस्था है वह कुमार है, उससे पहली जो अवस्था है वह तरुण है, उससे पहली अवस्था है जो बाल्य है, उससे पहली जो अवस्था है वह शैशव है। समझ में आया? तो ये अनुमान से इसको पूरा ये जो है, तो यदि मान लीजिए कि 5 वर्ष तक आप जो है पहले जन्म लिया, 2-3-4 महीना का वो शैशव हो गया, उसका 5 वर्ष 6 वर्ष तक जो है उससे भी आगे हो सकता है कि आप बाल्य कह सकते हैं। उसके पश्चात जो है तरुण हो जाएगा, उसके पश्चात फिर कुमार हो जाएगा, कुमार के पश्चात फिर युवक होगा, युवक के बाद फिर वृद्ध होगा, वृद्ध के पश्चात फिर जो है अपने युवक के पश्चात प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ के पश्चात फिर वृद्ध होगा, वृद्ध के पश्चात फिर जरा होगा, जरावस्था। जरावस्था जो होता है वह 125 से 126 वर्ष का जब व्यक्ति होता है तो वो जरावस्था है। मतलब 100 वर्ष के बाद जो अवस्था हुई वो जरावस्था है, 100 ईयर्स के, आफ्टर 100 ईयर्स। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर वस्कयनी का जो हुआ, वस्कयनी का मतलब हुआ कि मैंने तरुण वत्सा। वस्कयनी का क्या मतलब हुआ जी? तरुण, तरुण वत्सा कहते हैं। मने वत्स कहते हैं, वत्सा कहते हैं बछड़ी को, बछड़ा को ना जी। वत्स हो गया वत्स माने बछड़ा हो गया, और वत्सा माने बछड़ी हो गई, तो तरुण वत्सा, वस्कयनी। तो तरुण वत्सा तो गौ हो गई, और वस्कयन हो गया वत्स, बछड़ा। तो तरुण वस्कयन में तरुण वत्सा माने तरुण बछड़े वाली गौ। तो गौ चासौ वस्कयनी स इति गो वस्कयनी। तो माने तरुण बछड़े हैं जिसके, ऐसी गौ। समझ गया जी? तो ये गोवत्स। फिर आगे है कठ प्रवक्ता। तो कठ प्रवक्ता, तो कठ चासो प्रवक्ता जी, कठ प्रवक्ता। कठ भी हो और प्रवक्ता भी हो। कठ माने एक जाति हो गया। मैंने उस दिन बताया था ना कि कठ जो है, कठ तो एक मतलब जो है कि कठ ऋषि हुए थे, उनकी परंपरा में जो कठ हो गया। परंतु वो बाद में फिर जाति का रूप धारण कर लिया। जाति मतलब समूह का रूप धारण कर लिया। जैसे कि ब्राह्मण तो कर्म से होता है, परंतु बाद में जाति का रूप धारण कर लिया। तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई कौन से जाति के हो, ब्राह्मण के हो या क्षत्रिय के हो या वैश्य को या शूद्र के हो, ऐसे ही इस तरीके से। परंतु वास्तव में वह वर्ण था। तो ऐसे कठ जो ऋषि थे, कठ ऋषि ने जो कुछ भी पढ़ाया, जिस तरीके से कठोपनिषद इत्यादि है उन्हें उपदेश दिया, तो उसी की परंपरा में सब कठ 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 अपने आप को कहने लग गए है। हुए भी है, जैसे हम लोग पाणिनीय है, आप भी पाणिनीय हो, हम भी पाणिनीय है। तो ऐसे ही तो एक जाति रूप धारण कर लिया। तो उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो कठ चासो प्रवक्ता, कठ, कठ भी है और प्रख्याता भी है। कठ जाति का भी है, कठ ऋषि के वंशज भी है, और प्रख्याता भी है, व्याख्यान करने वाला भी है। ऐसे कठ चासो श्रोत्री, इसलिए कठ श्रोत्री है। कठ भी है और वेद पाठ करने वाला भी है, वेदाध्ययन करने वाला भी है।
ऐसे कठाध्यापक, कठस्थासोध्यापक, कठ भी है और अध्यापक भी है। कठ धूर्तः, कठस्थासो धूर्त, जैसे कठ धूर्तः, कठ भी है और धूर्त भी है। तो यहाँ पर जैसे जाति कहा, तो जाति क्यों कहा है पता आपको? जाति इसलिए कहा है कि यज दत्तो धूर्तः, देवदत्ता धूर्तः, ऐसा कहते हैं। देवदत्त धूर्त है, तो देवदत्त जाति थोड़े है, देवदत्त जाति नहीं है, देवदत्त जाति नहीं है। तो ये हो गया जातिवाची के साथ इसने ऐसा कहा है। अब आगे है प्रशंसा वचनैश्च, प्रशंसा वचनैश्च, प्रशंसा वचन ही, प्रशंसा वचन ही जो है अकारांत पुंलिंग प्रशंसा वचन शब्द, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन और च जो है अव्यय पद है। प्रशंसा को कहने वाला जो शब्द है वो प्रशंसा वचन हो जाएगा। प्रशंसा वक्ति इति प्रशंसा वचन, प्रशंसा वक्ति यह शब्द प्रशंसा वचन, तय प्रशंसा वचन है। प्रशंसा को जो कहता जो शब्द है वो प्रशंसा वचन है, प्रशंसा को कहने वाले जो शब्द हो गए। प्रशंसा मुक्त बनता शब्द, ऐसा। ऊपर से अनुवृत्ति जो है समानाधिकरणे न, वही 48 नंबर सूत्र है, उससे अनुवृत्ति आ रही है। जाति जो है ये जो जाति है, ये जो 64 नंबर सूत्र है उससे अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष जो 21 नंबर सूत्र है उससे अनुवृत्ति आ रही है। समास जो 3 नंबर सूत्र है उससे अनुवृत्ति आ रही है। सुप जो द्वितीय नंबर सुवामंत्र जो दूसरा सूत्र है उससे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। सासुपा चौथा नंबर सूत्र है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा 11 नंबर सूत्र है उससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। मैंने विभाषा पपरे भरत में पंचम से 11 नंबर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ यही हो गया कि प्रशंसा वचनी मैंने प्रशंसा वाचक ही, सवनाधिकरण ही, सुबंते ही, समर्थे सुबंते सह जातिवाचक शब्द समस्यते, ऐसा हो गया। माने अर्थात जातिवाची सुबंतम प्रशंसा वचन ही सवनाधिकरण ही सुबंते सह विभाषा समस्यते, विकल्प समास को प्राप्त होता है। तो मैंने विभाषा शब्द इसमें जोड़ना है कि विकल्प मतलब प्रशंसावाचक शब्द समानाधिकरण सुबंत के साथ, सव सुबंत के साथ जातिवाची जो सुबंत है वो समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है, विकल्प से होता है। उदाहरण दिया क्या? जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे ब्राह्मण चासो तेजस्वी चैती, ब्राह्मण तेजस्वी, तो प्रशंसावाची वचन हो गया तेजस्वी और ब्राह्मण हो गया जातिवाची, इसलिए ब्राह्मण तेजस्वी, ब्राह्मण सूर, ब्राह्मण चासो सूर से ब्राह्मण, इसलिए गौ चासो प्रकांडम च इति गो प्रकांडम, गो प्रकांडम, गौ चासो मत्तलिका चिति गो मत्तलिका, गौ चासो मत चर्चिका चिति गो मत चर्चिका। तो गौ चासो प्रकांडम च अजत लिंग है, अपने लिंग को नहीं छोड़ेगा, प्रकांडम इत्यादि सब, वो भले ही स्त्रीलिंग या पुंलिंग हो। गौ चासो प्रकांडम से गो प्रकांडम, अश्वस्थ गौ तत् प्रकांडम, प्रकांडम नपुंसक लिंग है से तत् कर दीजिए। गौ चासो या गौ चासो भी यदि कहेंगे तो वहां पर असो ब्राह्मण के माने गौ के साथ लगेगा, प्रकांडम के साथ। प्रकांडम को ध्यान में रखकर करेंगे तब तो करेंगे विग्रह गौश्च तत् प्रकांडम च, और गौ को ध्यान में रखकर करेंगे विग्रह तो गौश्चासौ प्रकांडम च। समझ में आ रहा है? आप समझ रहे हैं जी? स्वाति जी आप समझ रही है? मैंने दोनों तरीका से विग्रह हम कर सकते हैं। गौश्चासौ प्रकांडम च, गौश्चासौ प्रकांडम च भी कर सकते हैं और गौश्च तत् प्रकांडम च। आप किसको ये कर रहे हैं उस पर निर्भर होता है। तो ये जो है यहाँ पर मत्तलिका माने मत्तलिका
रूढ़ी शब्द जो है प्रशंसा को कहने वाला मत तलिका है, हैं? या प्रकांड शब्द जो है रूढ़ी जो है जो प्रशंसा को कहता है, तो उसको ग्रहण कर लेना है। और ये अपने लिंग को छोड़ने वाला नहीं, इसलिए गौ चाचो मत तलिका था और गौ चाचो मत चर्चिका था, सब प्रशंसावाची शब्द है। प्रशंसनीय गौ, ये अर्थ हो गया। अब आगे युवा, एक और अब युवा खलती पलित वलिन, युवा खलती पलित वलिन जरती भी, ये हो गया। तो युवा नकारांत पुल्लिंग युवन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। युवा युवंतो युवंत है, युवा युवानो युवाना, युवा युवानो युवाना, युवन शब्द है नकारांत। और खलती पलित वलिन जरती भी, ये जो है ईकारांत, दीर्घ ईकारांत है। ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग खलती पलित वलिन जरती शब्द तृतीया विभक्ति जो है बहुवचन है। समास है खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरती च इति खलति पलित वलिन जरत्यः ताभिः खलति पलित वलिन जरती भी, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब अनुवृत्ति जो है यहाँ पर वही उसी तरीके से उन जो 48 नंबर सूत्र है प्रथम वृत्ति के अनुसार, वो समानाधिकरणेन की इससे अनुवृत्ति आएगी, समानाधिकरणेन उससे आ रही है। तत्पुरुष जो 21 नंबर सूत्र है उसका अधिकार चल ही रहा है। समासा जो 3रा नंबर सूत्र है उसका अधिकार चल ही रहा है। प्राकृत समासा जो है, सुप जो 2रा नंबर सूत्र है उसका भी की भी अनुवृत्ति आ रही है। ससुपा जो 4था नंबर सूत्र है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा जो 11 नंबर सूत्र है, विभाषा जो 11 नंबर सूत्र है, विभाषा जो 11 नंबर सूत्र है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा जो है 11 नंबर सूत्र है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया कि खलति पलित वलिन जरती भी समानाधिकरण ही सुबंत युवा शब्द समस्यते, ऐसा माने युवा शब्द या युवा समर्थ सुबंत, तो युवा पुल्लिंग इसलिए समर्थ सुबंत कर दीजिए। युवा समर्थ सुबंत या युवा इति समर्थम सुबंतम, ऐसा कर दीजिए। युवा इति समर्थम सुबंतम, इति जोड़ करके युवा इति समर्थम सुबंतम खलति पलित वलिन जरती भी समर्थ सुबंत ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये हुआ। प्रथम प्रतिकार करता है युवा शब्द खलति पलित वलिन जरती इत्येते समानाधिकरणे सुबंते सह समस्ते तत्पुरुष समासो भवति। तो माने कहने का अभिप्राय कि युवा शब्द जो है खलति के साथ समास को प्राप्त होता है, पलित के साथ होता है, वलिन के साथ होता है, जरती के साथ होता है।
खलती, खलती जो है, खलती के साथ जैसे युवा का खलती के साथ जो करेंगे तो खलती कहते हैं केशहीन शिराह, ऐसा सिर जिसके सिर में केश नहीं है, तो केशहीन शिराह इति खलती है। खलबट जिसको गंजा जिसको कहते हैं, केशहीन शिराह मने युवा चासो, मने युवा चासो खलतिश्च, युवा चासो खलती से युवा खलती ही, मने युवा चासो खलती चैत युवा खलती ही, युवा मने ऐसा नौजवान जो है, युवा मन नौजवान, नौजवान जो गंजा पुरुष है, नौजवान जो गंजा पुरुष है उसको कहेंगे युवा खलती ही, नौजवान गंजा पुरुष को। इसमें कोई विशेष नहीं है, युवन का न लोप प्रातिपदिक न का लोप कर दीजिएगा। अब दूसरा है पलती ही, पलती है कि पलित, पलित शब्द है, पलित, हाँ पलित, पलित के साथ सुबह का समास होता है तो पलित का मतलब क्या है, शुक्ल केश, सफेद केश, पलित, पलित माने शुक्ल केश, तो क्या अर्थ हो गया जी, हो गया युवा चासो पलितश्च, युवा पलितः माने ऐसा युवक नौजवान जिसके सफेद बाल हो, तो सफेद बाल वाले जो नौजवान है उसको कहेंगे युवा पलितः, उसको युवा पलितः कहेंगे। और युवा खलती पलित और वलिन, वलिन, वलिन का भी अर्थ शुक्ल केश है, वलिन का भी अर्थ जो है शुक्ल केश ही है। या वलिन का अर्थ झुर्री वाला यहां पर दिया है, वलिन का अर्थ झुर्री वाला दिया है। तो युवा चासो वलिनश्च इति युवा वलिनः, तो यहाँ पर वलिन का अर्थ जो है झुर्री, झुर्रियां, जो ऐसा युवक जिसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई है चेहरे इत्यादि पे, उसको कहेंगे झुर्री वालियों युवक। और कोई कोई व्यक्ति कहता है कि यह शुक्ल केश भी है, शुक्ल केश भी, वलिन का अर्थ भी शुक्ल केश है, तो वही हो गया सफेद बाल वाला युवक। या वहां पर यदि सफेद वाला लेंगे पलती तो पलिता तो है ही शुक्ल, और वलिना का भी मैंने झुर्री ले लेंगे, जैसे मानो कि जो है युवावस्था में बूढ़ा हो गया इसलिए सफेद बाल हो गया, ऐसे झुर्री वाला युवक हो गया। और आगे है जरती, जरती कहते हैं वृद्धा को, तो युवती चासो, यहाँ पर जो है युवती चासो जरती से युवा जरती, युवती चासो जरतीश्च इति युवा जरती। तो युवती सु है, जरती सु है। अब युवती सु जरती सु, सुको धातु इत्यादि पूर्व सब कर दिए समास, माने युवा, युवा खलती पलित जब वलिन जरती भी से जो है समास कर दिया। समास करने के बाद जो है अब यहाँ पर युवन जरती हो जाएगा। हाँ, कैसे हो जाएगा युवन जरती, क्योंकि पुंबत कर्मधारे जातीय देशीयशु, उत्तर पद माने कर्मधारे समास और जातीय कर्मधारे समास उत्तर पद में हो तो ये कर्मधारे समास है ही। उत्तर पद कर्मधारे समास में उत्तर पद के पहले, तो कर्मधारे समास में जरती उत्तर पद में है तो उसको जो है पूर्व पद जो है युवत, उसको पुंबत हो, युवम, युवम हो गया युवन, और न को फिर जो है न को लोप कर देंगे तो युवा जरती हो जाएगा। युवती को पुंबत भाव, इसलिए युवा जरती हो गया। समझ गया जी, युवा जरती, बस ये युवा जरती, युवा पलिता, युवा बलिना, युवती जरती, युवा जरती,
ये इसका हो गया, इसमें और कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर जो है जैसे युवा चासु खलती का युवा खलती हुआ था, वैसे युवती चासु खलती से तो युवा खलती ही होगा, खलती स्त्रीलिंग में होगा। बोल रहे हैं कि युवती चासु खलती से तो युवा खलती, यहाँ पर युवा जो शब्द है, युवा जो शब्द है वह दोनों अर्थ को लिया जाएगा, दोनों अर्थ को लेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि दोनों अर्थ को लेगा। ये न कृदिकारात तीनः, कृदिकारात तीनः, कृदंत जो है माने कृदंत जो इकार है या इकारांत जो कृदंत है उससे तीन, सर्वतो अक्तीन कृदार्थ इत्येके इति गीश, माने यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि गीस प्रत्यय जो है सब से होता है, तीन से और अक्तीन से सब से होता है। तो यहाँ पर युवती एक तीन प्रत्यांत है ना जी, युवती जो एक तीन प्रत्यांत है, कृदंत, कृदंत से जो एक तीन प्रत्यय होता है। तो तीन प्रत्यांत हो गया और तीन से फिर जो है गीस हो गया युवती, ऐसा कर देंगे। वही युवती जो है कुछ एक कहते हैं सबसे जो है अक्तीन तीनात अनेकतनंतात अर्थात इत्येके इति गीस, कुछ व्यक्ति के मत में है कि जो है कृदंत जो है इकारात, इकारांत जो कृदंत है उससे तीन होता है। कुछ व्यक्ति कहते नहीं इकारांत नहीं हो, वैसे ही हो तो उससे जो है तीन हो, उससे जो है तीन प्रत्यय। इसलिए जो है यहाँ पर युवती जो है युवन शब्द है, इकारांत नहीं, एक तीन इकारांत नहीं है। तो ये जो है तभी तीन हो गया, इसलिए युवती बन गया, उससे भी बन जाएगा। युवा जरती का मतलब युवावस्था में वृद्धावस्थाया धर्म दृष्टवा तद्रूपारोपात युवा जरती, बोलते कि युवावस्था में ही जो वृद्धावस्था के धर्म को देख करके उसके तद्रूप का आरोप कर दिया गया, इसलिए युवा जरती। ऐसी स्त्री, ऐसे स्त्री जो युवावस्था में ही वृद्धा लगती है, ये हो गया। इसमें और कोई भी विशेष नहीं है। अब आगे है कृत्य तुल्याख्या जात्या, कृत्य तुल्याख्या जात्या। तो कृत्य तुल्याख्या, कृत्य तुल्याख्या आकारांत स्त्रीलिंग कृत्य तुल्याख्या शब्द प्रथम बहुवचन है, और जात्या इकारांत स्त्रीलिंग अजाति शब्द तृतीया होती एक वचन है। तो कृत तुल्या का तुल्यम आचक्षते तुल्याख्या, तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्या, तुल्य को जो कहने वाला हो गया तुल्याख्या, तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्या। और कृत्याश्च तुल्याख्याश्च इति कृत्य तुल्याख्या, कृत्य भी हो और तुल्याख्य भी हो। कृत्य और तुल्याख्य, कृत्या से कर्म इतरेतर योग दोनों, कृत्य अलग है तुल्याख्य अलग है। तुल्यम आचक्षते तुल्याख्या ते तुल्याख्या, ये पुंलिंग भी हो सकता है, वैसे आख्या स्त्रीलिंग में होता है तुल्याख्या। ये जो है इसका जो समास हो, इसका जो हो गया अजात्या, न जाति अजाति, ताभी अजात्या, क्या बोलते हैं अजात्या, ताभी नहीं, तया अजात्या, तृतीय व्यक्ति एक वचन हो गया ना जी, तया अजात्या, ऐसा। तो समास का अर्थ क्या हो गया जी? कृत्य होने कृत्य प्रत्यांता,
कृत्य प्रत्यांता। और तुल्य, तुल्याख्या तुल्य को कहने वाले जो भी शब्द हैं, तुल्याख्या पुमलिंग कर दीजिएगा जी, पुमलिंग है क्योंकि तुल्यम आचक्षते शब्दा आचक्षते, तो तुल्य पर्यायाश्च शब्दता, ऐसा अर्थ हुआ। मने कृत्य प्रत्यांता तुल्याख्या मने तुल्य पर्यायाश्च शब्दता, समानाधिकरण नहीं, उसमें सब में वैसी समानाधिकरण तत्पुरुष सुप समास सुप सुप अविभाषा सबके मृत्यु आ रही है। तो कृत्य तुल्याख्या मने कृत्य प्रत्यांता, अतुल्याख्या मने तुल्य पर्याय पर्यायश्च सुबंता या तुल्य वाचिनश्च सुबंता, ऐसा कर सकते हैं। तुल्य वाचिन सुबंता समानाधिकरण समर्थ सुबंत सह या समानाधिकरण न अजाति वाचिना, ऐसा समानाधिकरण न अजाति वाचिना समर्थेन सुबंतेन स विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। हिंदी में अथवा कृत प्रत्यांत सुबंत और तथा तुल्य के पर्यायवाची जो शब्द है, तुल्य को कहने वाले जो भी शब्द है, तुल्य को कहने वाले जो सुबंत है वो अजातिवाची, जाति से भिन्न वाची जो है अजातिवाची समानाधिकरण सुबंध समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण कर दिया है भोज्यम चाद उष्णम च, भोज्यम च चाद या भोज्यम च तद उष्णम, जैसे भोज्योष्णम गर्म खाना, गर्म। तो भोज्य जो है कृत प्रत्यांत है, भुज धातु से जो है भुज पालनाभ्याम बाहरो, इससे जो है रिहलोर न्यत से जो है यहाँ पर न्यत प्रत्यय हो गया है और न्यत जो है कृत प्रत्यय है। तीसरा अध्याय प्रतिपाद का 124 नंबर सूत्र है, रिहलोर न्यत से जो है न्यत प्रत्यय हुआ है और न्यत जो है कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यांत शब्द से यहाँ कृत प्रत्यांत शब्द का जो है अजातिवाची के साथ, जातिवाची नहीं, से भोज्यम हो गया कृत्य प्रत्यांत, उष्णम अजाति है, उष्ण गर्म, ये तो गुणवाची शब्द है उष्ण, ये जातिवाची शब्द नहीं है, इसलिए अजातिवाची शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है और तत्पुरुष समास में गर्म खाना ये हो गया भोज्योष्णम। ऐसे भोज्य लवणम, भोज्यम च तद लवणम चैति भोज्य लवणम, खाने योग्य जो नमक है उसको कहेंगे। पानी या शीतम, पानीयम तत् शीतम चैति पानी से ठंडा पानी, तो ये हो गया। और तुल्याख्या में जैसे हो गया, तुल्याख्या में तुल्यश्चासो श्वेत से तुल्य श्वेत, तुल्यश्चासो श्वेतश्च इति तुल्य श्वेत, तुल्य माने बराबर समान सफेद, तुल्य हो गया, तुल्य सफेद हो गया, अजातिवाची हो गया, गुणवाची हो तो अजातिवाची हो गया। ओम ऐसे ही पानीय भी जो है कृत्य प्रत्यांत है, पारस अनियर प्रत्यय हुआ है, पानीयम इत्यादि बन गया है, इसमें और कोई विशेष नहीं है। तुल्य से तो तुल्य महान, तुल्य चासो महान चेती तुल्य महान, सदृश चासो श्वेत से सदृश श्वेत, सदृश चासो महान चेती सदृश महान, ऐसा मतलब ये हो गया। इसमें कोई भी चीज विशेष नहीं है। आचार्य जी, हाँ बोलिए। ये भोज्य लवणम में यहाँ लवणम का अर्थ नमकीन ऐसा गुण लेना है क्या? नहीं, खाने योग्य नमक। अच्छा, मैं वहाँ पे वो लवण फिर जाति वाचक नहीं हो जाएगा? अच्छा, मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है नमक तो जाति, लेकिन अनेक सब प्रकार के नमक आ जाएंगे, यही ना? हाँ सर। हाँ, तो नमकीन पदार्थ ले ले, परंतु नमकीन पदार्थ भी लेंगे तो यहाँ पर जो है नमकीन से नमकीन पदार्थ वस्तु ले लिया, कोई वस्तु विशेष, ठीक है, वो ले सकते हैं नमकीन, इसलिए यहाँ पर नमकीन लिया है कि भोजन योग्य नमकीन पदार्थ, परंतु भोजन योग्य नमकीन पदार्थों भी तो नमकीन भोजन के योग्य जो नमकीन पदार्थ, ठीक है, नमकीन पदार्थ जो भी होगा वो हो जाएगा। हाँ, वो जो दिया ठीक है, दिया वही ले लीजिए, ठीक है। और तुल्य महान बराबर महान, सदृश श्वेत सदृश महान, इसमें कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर सदृश श्वेत इत्यादि जो है भुज धातु से न्यस्त प्रत्यय इत्यादि हुआ और अनियर पादा से पानी में हो गया, ये सब कृत्य प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पर उष्ण लवणादि सब अजातिवाची है, जो पूर्ण समास हो गया, मैंने लवणादि से अजातिवाची ही है, वो सभी जो है नमक जो है नमक है, उसको अलग अलग नहीं मान रहे हैं। जैसे ना जी ये कहते हैं कि लाल है पीला, उस तरीके से देखेंगे तो जातिवादी हो जाएगा। हाँ, परंतु वैसे नमक से बस नमक से नमक ही ले रहा है,
तो इसलिए जातिवाची नहीं मान रहा है इसको, और जातिवाची कह रहा है। जैसे उष्ण है तो उष्ण भी तो जातिवाची हो सकता है यदि कहना चाहे तो, थोड़ा कम गर्म थोड़ा ज्यादा गर्म ऐसे करके हो जाएगा ना फिर, परंतु वास्तव में जो है ये गुणवाची शब्द है, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ ठीक। आगे है वर्णो वर्णेन, जैसे अजाति का, तो अजाति का मतलब क्या है, जैसे भोज्य ओदन है ना जी, ओदन जातिवाची हो गया, ऐसा कर रहे हैं। आगे करेंगे वर्णो वर्णेन, वर्ण अकारांत पुल्लिंग वर्ण शब्द प्रथम एक वचन है, वर्णेन अकारांत पुल्लिंग वर्ण शब्द तृतीया एक वचन है। समानादि करने ने इसमें जो है उसकी अनुवृत्ति आ रही है, वही पूर्व सबका समानादि करने ने तत्पुरुष समास सुप्त ससुपा विभाषा सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया वर्ण मने वर्ण वर्णेन समानादि करने सुबंतेन सब समस्यते विभाषा समस्ते तो पुरुष समास होती, वर्णेन समर्थेन सुबंतेन स वर्ण शब्द समझते। वर्ण का मतलब हुआ कि वर्णवाची वर्ण विशेषवाची सुबंत, वर्ण लाल पीला हरा इत्यादि जो वर्ण विशेष हो गया, तो वर्ण विशेषवाची सुबंत वर्ण विशेषवाची सुबंतम समानादि करने न वर्ण विशेषवाचिना सुबंत समर्थेन सुबंतेन सब विकल्पेन समस्ते तत्पुरुष समास भवति। जैसे कृष्ण सासो सारंग कृष्ण सारंग, तो यहाँ पर कृष्ण कृष्ण और सारंग काला और चितकबरा, सारंग कहते चितकबरा को, कृष्ण सासो सारंग स्थिति कृष्ण सारंग काला और चितकबरा, कृष्ण सासो सारंग स्थिति कृष्ण सारंग, लोहित सासो सारंग से लोहित सारंग, कृष्ण साव शबल स्थिति कृष्ण शबल, लोहित साव शबल स्थिति लोहित शबल। तो यहाँ पर जो है कृष्ण सासो सारंग सत काला और चितकबरा, सारंग कहते चितकबरा को, ऐसे लाल और चितकबरा, और कृष्ण से सबल काला और सबल को भी चितकबरा कहते, काला और चितकबरा लाल और चितकबरा। तो ये वर्ण का वर्ण के साथ समास हो गया और उस कर्मधारय समास, समझ गए जी। आगे है कुमार कुमार श्रमणादि भी, थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि जो है समाप्त होने वाले, इसको पूरा समाप्ति कर देंगे। कुमार श्रमणादि भी, कुमार अकारांत पुल्लिंग कुमार शब्द प्रथम एक वचन है, और श्रमणादि भी श्रमणादि इकारांत पुल्लिंग श्रमणादि शब्द प्रथम तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। समास है श्रमणा आदि ये शांत श्रमणादि है, श्रमणादि भी बहुब्री समास हो गया। ऊपर से वैसी संवृत्ति आ रही है सबकी, समानादि करने में तत्पुरुष सुप समासा सुप सुपा विभाषा क्रम से। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ वही बन गया कि कुमारा समर्था सुबंता श्रमणादि भी समर्थे सुबंते सब विभाषा समस्ते तत्पुरुष समासो भवति। तो श्रवणादि जो है श्रवणादि गण है, श्रवणा प्रव्रजिता कुलटा गर्भिणी तापसी दासी बंधकी अध्यापक अभिरूप पंडित पटु मृदु कुशल चपल निपुण, इतनी श्रवणाद है, ये श्रवणादि है। तो इसलिए उदाहरण बन गया कुमारी चासो श्रवणाच, कुमारी कुमार शब्द है, तो यहाँ पर कुमारी चासो श्रवणा जैसे कुमार श्रवणा, ऐसा कुमारी चासो श्रवणा चेती कुमार श्रवणा, कुमारी चासो प्रव्रजिता जैसे कुमार प्रव्रजिता, ऐसा कि जो श्रवणा मतलब तपस्विनी जो कुमारी है उसको ये कहेंगे कुमार श्रवणा, और तपस्विनी जो सन्यासिनी है प्रव्रजिता उसको कहेंगे सन्यासिनी जो कुमारी उसको कुमार प्रव्रजिता। तो यहाँ पर जो है भाई कुमार शब्द है और श्रवणादि जो है ऐसा क्यों कर रहे, तो यहाँ पर श्रवणादि जो श्रवणादिगण जो है श्रवणा प्रव्रजिता कुलटा गर्भिणी दासी बंधकी, ये जो है स्त्रीलिंग है। पुंलिंग के साथ होगा कुमारस्तासु पंडित से कुमार पंडित, कुमारस्तासु पटु से कुमार पटु, कुमारस्तासु कुशल से कुमार कशल। तो जहाँ पुंलिंग होगा वहां पर पुंलिंग के साथ करेंगे, श्रवणा जो स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग के साथ करेंगे, समझ गया जी। तो श्रवण आदि गण में जो स्त्रीलिंग शब्द पढ़े और उनके साथ कुमार शब्द का स्त्रीलिंग कुमारी से समास होता है, और जो अध्यापक पुंलिंग शब्द पढ़े हैं उनके साथ जो पुंलिंग कुमार शब्द का, माने स्त्रीलिंग कुमार शब्द और पुंलिंग कुमार शब्द, ऐसी व्याख्या करनी है कि श्रवणादि गण में जो स्त्रीलिंग में कुमार
स्त्रीलिंग में जो शब्द पढ़े हुए हैं उनके साथ कुमार शब्द का जो स्त्रीलिंग कुमारी है उसके साथ समास उसका समास होगा। समझ गए जी? हाँ सर। और यहाँ पर सब जगह पुमत कर्मधारी जाति जैसे कुमारी का कुमार हो गया, कुमार श्रमणा, कुमार प्रवजिता। माने स्त्री भी इस उदाहरण से पता चलता है कि स्त्री भी सन्यासिनी हुआ करती थी। समझ गया जी? हाँ सर। जबकि स्त्री के लिए ये लोग जो शंकराचार्य इत्यादि कहते हैं कि स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को नहीं पढ़ाना चाहिए, और सन्यासी वो तभी बनेगा जब वो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा। इसीलिए इससे ही पता चलता है कि उनका सिद्धांत ठीक नहीं है। आगे चलिए, चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पाद अकारांत पुल्लिंग चतुष्पाद शब्द प्रथम एक वचन है, गर्भिण्या इकारांत स्त्रीलिंग गर्भिणी शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन। समास है चतुष्पादो गर्भिण्या में समास है चत्वारः पादा यासाम, चार पैर हैं जिनके, यासाम ता चतुष्पाद बहुव्रीहि समास, चार पैर हैं जिनके, ऐसे तो चतुष्पाद। ऊपर से समानादि करने तत्पुरुष समास सुप सुपा विभाषा सबकी अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? चतुष्पाद हमारे चतुष्पाद वाचिना शुभमता, चतुष्पाद वाचिना शुभमता समानादि करने समर्थेन शुभंतेन, समानादि करने गर्भिणी शब्देन, गर्भिणी शब्देन सुमर्थेन सुबंतेन स विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। माने चतुष्पाद मैंने अकारांत में कह दिया था ना, पुंलिंग प्रथम एक वचन, न वैसे प्रथम बहुवचन है। दकारांत पुंलिंग चतुष्पाद सब प्रथम की बहुवचन, चतुष्पाद शब्द है। दकारांत पुंलिंग चतुष्पाद प्रथम व्यक्ति बहुवचन चतुष्पाद, आपने गलत बोल दिया था। तो हो गया बहुवचन से चतुष, इसलिए अर्थ हो गया चतुष्पद वाचिन, चतुष्पाद वाचिन, ऐसा अर्थ हो गया। चतुष्पाद वाचिन समर्था सुबंता समानादि करने में गर्भिणी शब्देन समर्थेन सुबंतेन स विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। जैसे चतुष्पाद गौ चासो गर्भिणी से गो गर्भिणी, चतुष्पाद यहाँ पर चार पैर वाली हो गए ना गाय, तो इसलिए महिषी चासो गर्भिणी चेती महिषी, महिष गर्भिणी, सब जगह पुम्मत भाव हो जाएगा। महिषी चासो गर्भिणी तो महिष गर्भिणी, अजा चासो गर्भिणी तो अज गर्भिणी, गर्भिणी बकरी, गर्भिणी भैंस, गर्भिणी गाय, सब में पुम्मत का हमारे जाते देश से ये हो गया। अब अंतिम सूत्र है मयूरभ्यम सकादयश्च, मयूरभ्यम सकादयः इकारांत पुल्लिंग मयूरभ्यम सकादि शब्द प्रथम की बहुवचन है, च जो अव्यय पद है। समास हो गया, समास हो गया मयूरव्यंसक, मयूरव्यंसकाद है ना, मयूरव्यंसक आदि ये शाम, मने मयूरव्यंसक आदि ये शाम ते मयूरव्यंसकादय बहुव्रीहि समास हो गया। अब मयूरव्यंसकादि जो गण है क्या क्या उसमें, मयूरव्यंसक, छात्रव्यंसक, मने मयूर व्यंसक, उच्चारण ऐसा होगा मयूर व्यंसक, मैं रव्यम गलत बोल दिया था, मयूर व्यंसक, छात्र व्यंसक, काम्बोज मुंड, यवन मुंड, छंदसी हस्ते गृह्य, मैंने छंद में जो हस्ते गृह्य, पादे गृह्य, लांगुले गृह्य, पुनर्दाय, आगे करें एहि दादयो अन्य पदार्थे, मैंने एहि दम, एहि अवम, एहि वाणिजा क्रिया, अपेहि वाणिजा, प्रेहि वाणिजा, एहि स्वागता, अपेहि स्वागता, प्रेहि स्वागता, एहि द्वितीया, अपेहि द्वितीया, प्रोह कटा, अपोह कटा, प्रोह कर्दमा, अपोह कर्दमा, उद्धर चूड़ा, आहार चेला, आहर वसना, आहर वनिता, कृंत तितक्षणा, उद्धरोत्सृजा, उद्धम विधमा, उत्पच विपचा, उत्पत निपता, उच्चावचम, उच्च नीचम, अपचितोपचितम, अवचित पराचितम, निश्च प्रचम, अकिंचनम, स्नात्वा कालक, पित्वा स्थिरक, भुक्त्वा सुहित, पृष्य पापियान, उत्पत्य व्याकुला, विपत्य रोहिणी, निषण्ण श्याम, अप्रेही प्रधस। हाँ, यहाँ पर पंचमी हो गया, यह पंचमी, यह द्वितीया, जही करुणा बहुलों अभिक्षण्य करता, आगे तो करें अभी
मतलब जही जोड़ उज्जही जोड़, जही स्तंभ उज्जही स्तंभ। आगे आख्यातम आख्यात के साथ जैसे अस्नीत पिबता, पचत भृजता, खाद मोदता, खादता चमता, आहार निवपा, आवन निष्करा, उत्पच विपचा, भिंधी लवणा, छिंधी विचक्षणा, पच लवणा, पच प्रकूटा इति मयूर व्यंसकादय। और बोल रहे हैं कि अभिहित लक्षण जो तत्पुरुष है उसको इसके अंदर जानना चाहिए, माने मयूर व्यंसकादि के अंदर जानना चाहिए। तो ये सब मयूर व्यंसकादि है, तो ये शब्द बना बनाया शब्द है, सीधे सिद्ध शब्द पढ़ दिया गया हुआ है। अब उसके आधार पर हम जो कल्पना करेंगे तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, इसका अर्थ बन जाएगा ऊपर से अनुवृत्ति वैसे ले आएंगे, सबकी समानादि करने न तत्पुरुष समास सुपा विभाषा सबकी अनुवृत्ति लाएंगे, क्या हो जाएगा, ला करके अर्थ हो जाएगा मयूर व्यंस मने ये ते सर्वे शब्दा निपात्यन्ते, ऐसा मने मयूर व्यंसकादयो गण शब्दा समानादि करने न तत्पुरुष समानादि मने समानादि करने समर्थे शुभमते स मने या क्या बोलते मयूर व्यंसकादय शब्दाः गण शब्दाः समानाधिकरणे तत्पुरुष संज्ञका भवन्ति, समानाधिकरण में तत्पुरुष संज्ञक होते हैं, समुदाय में निपात्यन्ते, समुदाय ही निपातित होते हैं। तो ये समुदाय में माने मयूर व्यंसकादि यह शब्द समुदाय में निपात्यन्ते और तत्पुरुष संज्ञका सत्य भवन्ति, तत्पुरुष संज्ञक वो होते हैं। तो उसमें मयूर का व्यंसक के साथ, छात्र के साथ व्यंसक के साथ ऐसे समास हो जाएगा, इसमें और कुछ विशेष ये नहीं है। तो मयूर व्यंसक माने बहुत चालाक, मयूर व्यंसक माने चालाक, बहुत चालाक, छात्र व्यंसक चालाक विद्यार्थी, छात्र व्यंसक माने चालाक विद्यार्थी को कहेंगे ये मयूर व्यंसक माने छात्र व्यंसक। समझ में आ गया जी? हाँ सर। हाँ, तो मयूर माने चालाक मयूर या मोर के समान जो चतुर होगा उसको, उस व्यक्ति को भी मयूर व्यंसक कर सकते हैं। समझ गए जी? चालाक मन तो है ही, परंतु मोर के समान जो चालाक हो उसको भी कहेंगे मयूर व्यंसक। और छात्र व्यंसक माने जो विद्यार्थी तो बुद्धिमान होता ही है, चालाक, और उसी की तरह यदि कोई भी व्यक्ति सब चालाक हो, विद्यार्थी समान चालाक चतुर, उसको भी कहेंगे छात्र व्यंसक। समझ गए? इति द्वितीय पाद, इति प्रथम पाद, ये प्रथम पाद समाप्त हो गया। कल जो द्वितीय पाद चलेगा। कोई शंका तो नहीं है? चले बालबोध जी, कोई शंका तो नहीं है? समझ में आया? चलो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।